गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समावेशी शिक्षा के भाग 4 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आज हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक पे बात करेंगे, कुछ मिले जुले टॉपिक पे बात करेंगे जो कि आप लोगों को जानना आवश्यक है। जैसे कि जो विशिष्ट बालक होते हैं उनको बाधिता होती है, तो उनकी इस बाधिता का कारण क्या होता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि बाधिता के कारण क्या क्या होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या कॉजेज होते हैं। तो उस पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो बाधिता के जो कारण हैं कई होते हैं, लेकिन मुख्यतः 2 कारण होते हैं। सबसे पहला जो कारण है, सबसे पहला जो फैक्टर है, कॉज है, वो है वंशानुगत कारक, वंशानुगत कारण, हेरिडेटरी फैक्टर या हेरिडेटरी कॉजेज। कई बार हम इसे जेनेटिक कॉज भी कहते हैं। और दूसरा जो कारक है बाधिता का, वह है पर्यावरणीय कारण, पर्यावरणीय कारक, इन्वायरमेंटल फैक्टर या इन्वायरमेंटल कॉज। इन दोनों को समझ लेते हैं। तो वंशानुगत कारक जो है बाधिता का, कई बार ऐसा होता है कि जो बाधिता जो होती है विशिष्ट बालकों को, वे वंश परंपरा के अनुसार वो चली आती है। उनकी जो बाधिता है, हो सकता है कि उनके घर में माता पिता को या फिर उनके किसी पूर्वज को वो पहले से भी जो है वो उस बाधिता से ग्रसित होते आ रहे हैं, वंश परंपरा चली आ रही है। तो वंशानुगत भी होता है कि वे बाधित जो बालक जो है उनको बाधिता होती है। लेकिन जो दूसरा कारक है वो है वातावरण कारण या फिर पर्यावरणीय कारण, इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में यहाँ पर आपको यह समझना होगा कि इन्वायरमेंटल फैक्टर में बालक के जन्म से पूर्व, जन्म के समय और जन्म के बाद ये जो फैक्टर्स आते हैं, ये वातावरण कारण होता है। ये इसे ही हम पर्यावरणीय कारण कहते हैं। जैसे कि कई बार होता क्या है कि बालक जब जन्म से पहले मतलब प्रीनेटल, नेटल और पोस्टनेटल, तो जन्म से पूर्व, जन्म से पहले गर्भकाल में ही जब उनकी माता होती है, माता का अगर स्वास्थ्य सही नहीं होता है, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं होता है, तो उसका प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। या फिर माता के द्वारा ली जाने वाली आहार, वे संतुलित आहार नहीं लेती हैं, जिसका प्रभाव गर्भ में बच्चे पर पड़ता है। या फिर माता के द्वारा किसी नशीली पदार्थ का सेवन करना भी बच्चे के ऊपर प्रभाव डालता है। या फिर माता के द्वारा कुछ अतिरिक्त दवाइयों का सेवन करना, कुछ अतिरिक्त दवाइयों का सेवन करने से भी बच्चे जो है प्रभावित होते हैं। गर्भकाल में ही बच्चे प्रभावित हो जाते हैं। तो ये वातावरणीय कारण में ही ये आते हैं। फिर जन्म के समय, जन्म के दौरान भी कुछ बाधाएं उनको आ जाती हैं। कभी कभी कुछ सर्जिकल प्रॉब्लम आ जाता है। जन्म का जो प्रकार है वो असामान्य होता है। जन्म का प्रकार सामान्य होने से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी जन्म का प्रकार असामान्य हो जाता है और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि उनको कोई दुर्घटना हो सकती है जन्म के दौरान। इस वजह से भी वे प्रभावित हो सकते हैं। और जन्म के बाद भी जो प्रथम 5 वर्ष तक जो उनका विकास क्रम है, वो भी उनके इस बाधिता का कारण बन सकता है। हो सकता है जन्म के बाद बालक को कोई दुर्घटना हो जाए, कोई रोग हो जाए, वो किसी संक्रमित बीमारी से ग्रसित हो जाए, जिस वजह से उनको ये बाधा आ सकती है। तो सेरेब्रल पल्सी में भी मैंने बताया था कि जन्म से पूर्व या जन्म के समय कोई दुर्घटना हो जाने से, कोई चोट लग जाने से, कोई आघात हो जाने से उनका जो कोई नर्व्स जो होता है, कोई नस उनकी जो है वो दब जाती है, जिस वजह से उनका जो है मानसिक विकास रुक सकता है। सेरेब्रल पल्सी के द्वारा मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है। मेंटल रिटार्डेशन का अर्थ है कि उनका मानसिक विकास अवरुद्ध हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि सेरेब्रल पल्सी के बाद जन्म के दौरान या फिर जन्म से पहले कुछ ऐसी दुर्घटना हो जिसका प्रभाव उनके शारीरिक बाधा के रूप में भी हमें देखने को मिल सकती है, जैसे कि दृष्टि बाधिता, अस्थि बाधिता और श्रवण बाधिता।
तो बाधिता के मुख्यतः 2 कारण हैं और इन 2 कारण के मिलने से ही बालक को बाधिता आ जाती है और वो किसी न किसी बाधा से, या तो शारीरिक बाधा से या मानसिक बाधा से ग्रसित हो जाते हैं। तो बाधिता के 2 कारण हो गए, एक वंशानुगत कारण और दूसरा पर्यावरणीय कारण या वातावरणजन्य कारण। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पे जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस डिफरेंसेस को समझना जरूरी है। कई बार हम लोग यहाँ पर 3 शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूँ, एक तो बाधिता, दूसरी असमर्थता और तीसरी अपंगता। कई बार इन तीनों को एक ही अर्थ में लिया जाता है, लेकिन ये तीनों में काफ़ी अंतर है। इस अंतर को मैं आप लोगों को बतलाना चाहूँगा कि बाधिता जो है, बाधिता को हम कई बार क्षति कहते हैं या फिर अंग दोष कहते हैं। तो बाधिता को इंग्लिश में हम कहते हैं इम्पेयरमेंट। तो इम्पेयरमेंट जो होता है वो कोई अंग दोष होता है। अंग दोष का कारण जैसे कि मैंने बताया कि वो हेरिडेटरी भी हो सकता है, वंशानुगत भी हो सकता है, या फिर पर्यावरण जन्य भी हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण भी उनको कोई अंग दोष हो सकता है। कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई रोग हो सकता है, जन्म से पहले कुछ घटना हो सकती है, जन्म के दौरान, जन्म के बाद का कोई कारण उनको उस बाध्यता को जन्म दे देता है। तो अंग दोष जब भी होता है तो उसको हम बाधिता कहते हैं या फिर क्षति कहते हैं। ठीक है। तो बाधिता जो है, जो इम्पेयरमेंट है, इसी से जन्म होता है असमर्थता का। असमर्थता या हम अशक्तता भी कहते हैं। कई पुस्तकों में आप असमर्थ भी पढ़ने में मिलेगा आपको, या अशक्तता भी पढ़ने को मिलेगा। इसे हम डिसएबिलिटी कहते हैं। इम्पेयरमेंट अलग हो गया और डिसएबिलिटी अलग हो गया। तो अंग दोष जो है, शरीर का कोई शरीर के किसी अंग में कोई अगर कोई दोष है तो वो इम्पेयरमेंट है, वो बाधिता है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो चाहे वो मानसिक रूप से हो। लेकिन इस बाधिता के कारण अगर बालक किसी कार्य को करने में असमर्थ है, किसी कार्य को वो नहीं कर पा रहा है, दैनिक जीवन में किसी कार्य को नहीं कर पा रहा है, तब हम कहेंगे कि वे असमर्थ है, उसे असमर्थता है, वे अशक्त हैं, अशक्तता है उन्हें। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी, कि इम्पेयरमेंट से ही डिसेबिलिटी का जन्म होता है। और हम यहाँ पर बाधिता को कम करके हम उसकी असमर्थता को भी कम कर सकते हैं। इम्पेयरमेंट को कम करके हम उनकी डिसेबिलिटी को भी कम कर सकते हैं। जो भी अंग दोष है, जो भी उसे बाधा है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, हम उसे उपचार के माध्यम से या किसी उपकरण के माध्यम से, किसी समर्थन एडिशनल सपोर्ट के माध्यम से, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में अब तक मैंने बतलाया है कि हम लोग दृष्टिबाधिता के लिए कुछ क्या कर सकते हैं, श्रवण बाधिता के लिए क्या कर सकते हैं और अस्थि बाधिता के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये उपाय करके हम बाधिता के स्तर को कम कर देते हैं, और बाधिता के स्तर को अगर हम कम करेंगे तो स्वाभाविक है कि उसकी असमर्थता भी कम होगी, वो किसी कार्य को कर सकने में समर्थ हो जाएंगे। बाधिता है तो असमर्थता है, बाधिता कम होगी तो असमर्थता भी कम होगी। जो तीसरा इसमें शब्द है वो है अपंगता। अपंगता या निशक्तता भी हम इसे कहते हैं। तो अपंगता को हम इंग्लिश में कहते हैं हैंडीकैप। तो हैंडीकैप जो है ये भी अलग संप्रत्यय है, इसका भी कॉन्सेप्ट अलग है। इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी, इन दोनों के इंटरेक्शन से, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है, इनका जो प्रतिफल होता है, वो अपंगता को जन्म देती है, हैंडीकैप्ड को जन्म देती है। पहले तो बाधिता आएगी, अगर हम इसको सीक्वेंसली अगर समझें, पहले बाधिता आती है, उसके बाद असमर्थता आती है, और ये जब दोनों मिल जाते हैं, इन दोनों के अंतःक्रिया से, इन दोनों के इंटरेक्शन से अपंगता का जन्म होता है, और जिसे हम हैंडीकैप कहते हैं। तो इन तीनों में ही अंतर आप लोगों को समझ में आया होगा, बाधिता, असमर्थता या अशक्तता, और तीसरा अपंगता या निशक्तता। जो तीसरा पॉइंट है, पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया था पुनर्वास का, रिहेबिलिटेशन का। इसके अर्थ को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग
कि रिहेबिलिटेशन क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि जो पूर्ण रूप से बाधित बालक होते हैं, वैसे विशिष्ट बालक जिनकी बाधिता का स्तर जो है वो ज़्यादा होता है, वो पूर्ण रूप से बाधित होते हैं या फिर गंभीर रूप से बाधित होते हैं, उनका इम्पेयरमेंट लेवल जो है वो सीवियर होता है, सीवियर इम्पेयरमेंट वाले जो बालक होते हैं उनको हम समावेशी शिक्षा में सामान्य विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देने का कार्य नहीं कर सकते हैं। उनको हम रिहेबिलिटेशन के लिए विशिष्ट बालक, वैसे विशिष्ट बालक को हम रिहेबिलिटेशन के लिए विशिष्ट विद्यालय में भेजते हैं, स्पेशल स्कूल में भेजते हैं, क्योंकि वे समर्थ नहीं है कि वे सामान्य बालकों के साथ समावेशी शिक्षा में या सामान्य विद्यालय में, रेगुलर स्कूल में, नॉर्मल स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर सके, क्योंकि वे पूर्ण रूप से उनकी बाधिता का स्तर जो है वो काफ़ी गंभीर होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, वो समायोजन नहीं कर पाएंगे सामान्य बालकों के साथ। तो उनको हम विशिष्ट बालक में पुनर्वास के लिए भेजते हैं, रिहेबिलिटेशन के लिए भेजते हैं। रिहेबिलिटेशन का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है पुनर्स्थापित करना, या फिर कह सकते हैं कि उनको फिर से सामान्य जीवन के लिए तैयार करना। विशिष्ट विद्यालय में वहाँ पर उनके लिए विशिष्ट शिक्षक होते हैं, विशिष्ट उपकरण का प्रयोग किया जाता है, विशिष्ट सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है, उनके लिए चिकित्सक होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि उनकी शारीरिक और मानसिक बाधा का वहाँ उपचार करते हैं। और वो इस तरह जब वो काबिल हो जाते हैं कि हाँ उनकी बाधिता का स्तर जब कम हो गया है, तब हम उन्हें समावेशी शिक्षा में वापस बुला लेते हैं, जहाँ वो सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो पुनर्वास का अर्थ यही हुआ कि उनको फिर से पुनः स्थिति में लाना, उन्हें फिर से प्रतिष्ठित करना, उन्हें फिर से स्थापित करना ही जो है पुनर्वास होता है, रिहेबिलिटेशन होता है, फिर से सामान्य जीवन के लिए उन्हें तैयार करना। तो ये कार्य हम समावेशी शिक्षा में नहीं करते हैं, समावेशी विद्यालय में नहीं करते हैं, इस कार्य को हम विशिष्ट विद्यालय में करते हैं। जो पूर्ण रूप से गंभीर बालक होते हैं, गंभीर बाधित बालक होते हैं, उनको हम विशिष्ट बालक में ही शिक्षा देने का कार्य करते हैं। तो आज की इस मिसलेनियस टॉपिक में काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा हुई। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम समावेशी शिक्षा के ही अगले महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।